द होल ट्रूथ कहानी की शुरुआत कोर्ट से होती है, जहां हम एक वकील रिचर्ड रामसे को देखते हैं। वो अपने नए केस को लेकर काफी गहरी सोच में डूबा था, जिसमें एक 17 साल के लड़के पर अपने ही पिता की हत्या का आरोप है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लड़का वहीं पर मौजूद था और मर्डर वेपन पर उसकी उंगलियों के निशान पाए गए थे। उसने खुद ही अपना गुनाह कबूल भी कर लिया था, लेकिन अब रिचर्ड की जिम्मेदारी है कि वो इस लड़के को बचाए जिसका मर्डर हुआ था। उसका नाम बॉन लेसीटर था, उसकी पत्नी का नाम लोरेटा और उनके बेटे जिस पर हत्या का आरोप है उसका नाम माइक था। रिचर्ड इस केस को सेल्फ डिफेंस का मामला साबित करना चाहता है ताकि ये दिखाया जा सके कि माइक ने अपनी जान बचाने के लिए ये कदम उठाया था। अब जल्द ही इस केस की सुनवाई शुरू होती है और सभी कोर्ट में मौजूद होते हैं। सबसे पहले विपक्षी वकील जेम्स अपना पक्ष रखता है कि एक ओपन एंड शट केस है जिसमें माइक ने गुस्से में आकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। माइक के पिता बॉन लेसीटर एक अच्छे इंसान थे और उनके सभी से अच्छे संबंध थे। इस चीज को साबित करने के लिए जेम्स गवाह के तौर पर एंजेला नाम की एक लड़की को बुलाता है, जिससे जेम्स पूछता है कि बॉन ने उसकी फ्लाइट में सफर किया था, वो बॉन से मिली भी थी, तो वो कैसे इंसान थे। एंजेला बताती है कि बॉन बहुत अच्छे इंसान थे। उस फ्लाइट के दौरान उनके साथ माइक भी था, लेकिन वो उदास था। बॉन बार बार उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। इन बातों को सुनकर रिचर्ड रामसे एंजेला से पूछता है कि क्या बॉन हमेशा से प्राइवेट प्लेन में सफर करते थे, जिस पर एंजेला हाँ में जवाब देती है। फिर रिचर्ड कहता है कि मैंने सुना है कि प्राइवेट प्लेन में जो चाहे किसी को भी अपने साथ ले जा सकता है, क्या वो सच है। एंजेला कहती है कि हाँ, जिसके बाद रिचर्ड पूछता है कि क्या बॉन कभी लड़कियों को अपने साथ लाए थे, जिस पर एंजेला कहती है कि हाँ, एक बार वो 2 लड़कियों को लेकर आए थे। रिचर्ड फिर से पूछता है कि उस समय तुमने क्या किया था, जिस पर एंजेला बताती है कि जब वो तीनों अकेले थे तब वो केबिन का दरवाजा बंद करके बाहर चली गई थी। इसके बाद रिचर्ड कहता है कि उसे और कोई सवाल नहीं पूछना और वो सीधे माइक के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ बताना है तो यही सही वक्त है, लेकिन माइक चुप रहता है। तभी लंच ब्रेक हो जाता है। सभी लोग कोर्ट रूम से बाहर आते हैं और तभी रिचर्ड के पास उसकी सहयोगी जेनेट आती है। जेनेट रिचर्ड के साथ ही काम कर रही होती है। रिचर्ड उसे बताता है कि अब तक माइक ने उसे कुछ भी नहीं बताया है। वो सच जानना चाहता है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, इसीलिए वो ये जिम्मेदारी जेनेट को सौंप देता है कि बॉन के परिवार के बारे में तुम जितनी इंफॉर्मेशन ला सकती हो लेकर आओ। लंच ब्रेक खत्म होने के बाद सभी लोग दोबारा कोर्ट रूम में वापस आ जाते हैं। इस बार जेम्स अपनी अगली गवाह को बुलाता है, जो एक पुलिस ऑफिसर शैनन होती है। जेम्स शैनन से पूछता है कि वो बॉन के घर कैसे पहुंची थी। शैनन बताती है कि उन्हें एक डोमेस्टिक वायलेंस का कॉल आया था और जब वो बॉन के घर पहुंची तो दरवाजा बॉन की पत्नी लोरेटा ने खोला, जो बहुत डरी हुई थी। घर के अंदर शैनन को बॉन की लाश दिखाई दी, जिसके पास माइक बैठा हुआ था और उसी समय घर की डोरबेल बजी और लोरेटा दरवाजा खोलने चली गई। इस दौरान माइक ने उससे कहा कि मैं ये सब बहुत पहले से करना चाहता था। ये सुनकर रिचर्ड तुरंत ऑब्जेक्शन उठाता है कि शैनन गलत बयान दे रही है। असल में माइक ने ये नहीं कहा था कि मैं ये बहुत पहले से करना चाहता था, बल्कि ये कहा था कि वो बहुत पहले से करना चाहता था, यानी वो किसी और के बारे में बात कर रहा था। लेकिन शैनन अपनी बात पर अड़ी रहती है। इसके बाद शैनन बताती है कि दरवाजा खुलने के बाद रिचर्ड अंदर आया। जब सभी लोग खड़े थे तब उसने रिचर्ड से कहा कि वो माइक को लाश से दूर हटने के लिए कहे। इसके बाद लोरेटा माइक को वहां से ले गई। अब अपनी गवाही पूरी करने के बाद शैनन वहां से चली जाती है। फिर रिचर्ड एक बार फिर से माइक से बात करता है। वो माइक से कहता है कि अगर माइक अभी भी चुप रहा तो केस उसके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन माइक फिर भी कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। इसी दौरान लोरेटा रिचर्ड के पास आती है और भावुक होकर कहती है कि उसे किसी भी हालत में अपने बेटे को बचाना है, जिस पर रिचर्ड कहता है कि भले ही माइक ने अब तक कुछ नहीं बताया हो, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करके उसे कुछ नहीं होने देगा। इसके बाद जैसे ही वो कोर्ट से बाहर आते हैं, रिचर्ड जेनेट को एक कमरे की चाबी देता है और बताता है कि उस कमरे में इस केस से जुड़े सभी फाइलें, रिपोर्ट्स और फोटोग्राफ्स मौजूद हैं, तो वो जल्द से जल्द वहां जाकर जो जानकारी मिले उसे तुरंत लेकर आए। समय बीतता है और केस की अगली सुनवाई आ जाती है और इस बार गवाह के रूप में आर्थर को बुलाया जाता है, जो 15 साल से बॉन का पड़ोसी है। वो बताता है कि बॉन एक वकील था और उसका बेटा माइक भी एक वकील बनना चाहता
था। इस बात से बॉन बहुत खुश था। आर्थर से पूछा जाता है कि क्या उसने कभी बॉन और माइक के रिश्ते में कोई असामान्य चीज देखी। आर्थर सोचकर बताता है कि एक बार एक पार्टी के दौरान उसने बॉन को बहुत गुस्से में देखा था जब वो सबके सामने लोरेटा को अपमानित कर रहा था, जिससे माइक को बहुत गुस्सा आया। माइक ने भीड़ में चिल्लाकर अपने पिता को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन बॉन माइक को अलग ले जाकर गुस्से में समझाने लगा। अपने बेटे को डांटने के बाद बॉन गुस्से में आर्थर के पास आकर कहता है कि जब मैं अपनी पत्नी को डांट रहा था तब तुमने भी मुझे शांत रहने के लिए कहा था, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। ये मेरा और मेरे परिवार का मामला है। अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। आर्थर को ये बात बहुत बुरी लगी थी क्योंकि वो खुद भी एक वकील था। उस दिन के बाद से उसकी और बॉन की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब एक बार फिर से लंच का समय हो जाता है। बाहर रिचर्ड और जेनेट एक साथ बैठे थे। जेनेट उससे पूछती है कि उनका अगला कदम क्या होगा। रिचर्ड उससे कहता है कि जब तक माइक अपना मुंह नहीं खोलता हम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी देर के बाद कार्रवाई दोबारा शुरू होती है। इस बार गवाह के रूप में लोकल शेरिफ को बुलाया जाता है। जेम्स शेरिफ से सवाल करता है कि आपने उस दिन क्या देखा। शेरिफ बताता है कि जैसे ही वो घटना स्थल पर पहुंचा उसे बॉन की लाश दिखी। वहां मौजूद ऑफिसर शैनन ने उसे बताया कि माइक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और कहा कि उसने अपने पिता को चाकू मारा था। जब शेरिफ ने चाकू देखा तो उस पर माइक की उंगलियों के निशान मौजूद थे। अब शेरिफ की ये बात सुनकर रिचर्ड खड़ा हो जाता है और सवाल करता है क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है कि माइक दोषी है। शेरिफ कहता है कि चाकू पर माइक के फिंगरप्रिंट्स थे और उसने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया था, जिस पर रिचर्ड एक तर्क देता है कि आपके पास कोई दूसरा सबूत नहीं है माइक की खुद की गवाही के अलावा। इसके बाद फोरेंसिक ऑफिसर को गवाही के लिए बुलाया जाता है। जेम्स उससे पूछता है कि आपके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आखिर वहां पर क्या हुआ था। डॉक्टर बताता है कि बॉन के पेट में चाकू बहुत तेजी से स्टैब किया गया था, जिससे वो तुरंत गिर गया और 1 मिनट में ही उसकी मौत हो गई। रिचर्ड इस पर सवाल उठाता है कि क्या बॉन ने अपने बचाव में कुछ भी नहीं किया। क्या आपको बॉन के नाखून में कोई स्किन सेल्स, बाल या कुछ और मिला जिससे हमलावर की पहचान हो सके। जिस पर डॉक्टर कहता है कि नहीं, हमें बॉन के नाखूनों में से कुछ भी नहीं मिला। अब रिचर्ड और ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि ये केस अब और भी ज्यादा उलझता जा रहा था। डॉक्टर उन्हें ये भी बताता है कि घटना स्थल पर केवल 2 लोगों के बाल मौजूद थे, लोरेटा और माइक के। इसके अलावा वहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों के पैरों के निशान थे जो पुलिस के साथ वहाँ पर गए थे। इसके बाद अगले गवाह के रूप में आर्थर के बेटे अलेक्जेंडर को बुलाया जाता है। जेम्स सबसे पहले उससे पूछता है कि तुम माइक को कितने समय से जानते हो। अलेक्जेंडर कहता है कि जब से मैं वहाँ पर रह रहा हूँ तभी से वो मेरा अच्छा दोस्त है। जेम्स पूछता है कि क्या तुमने माइक में कोई बदलाव देखा, खासकर उस रात जब तुम्हारे पिता और माइक के बीच बहस हुई थी। अलेक्जेंडर कहता है कि शुरुआत में माइक और उसके पिता के संबंध काफी अच्छे थे और उसे इस बात से जलन भी होती थी, लेकिन फिर अचानक माइक अपने पिता से दूर होने लगा। जब जेम्स पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ तो अलेक्जेंडर बताता है कि माइक ने इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। फिर अलेक्जेंडर को एक रात की घटना याद आती है। जब वो अपने घर से बाहर निकला था उसने देखा कि बॉन लोरेटा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोरेटा उसे मना कर रही थी। बॉन मना करने के बावजूद उसे पीटना शुरू कर देता है। ये देखकर लग रहा था मानो वो अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हो। शायद यही वजह थी कि माइक अपने पिता से दूर हो गया था। हो सकता है कि उसने भी अपने पिता को ऐसा करते हुए देख लिया हो। रिचर्ड आगे बढ़कर पूछता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि बॉन अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करता था। जिस पर अलेक्जेंडर कहता है कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था। कोर्ट की कार्रवाई यहीं पर खत्म हो जाती है। अब जब रिचर्ड बाहर आता है तो उसकी मुलाकात लोरेटा से होती है। वो उससे कहता है तुम माइक को समझाओ कि वो मुझसे बात करे और सच बताए। लोरेटा जवाब देती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर हम एक पार्टी के दौरान रिचर्ड और लोरेटा को बातचीत करते हुए देखते हैं। लोरेटा बहुत परेशान दिखती है। जब रिचर्ड उससे पूछता है कि क्या हुआ तो वो बताती है कि वो माइक को लेकर चिंता में है। माइक एक अलग कॉलेज में जाना चाहता है, लेकिन बॉन उसे वहाँ पर नहीं जाने देना चाहता। वो उसे किसी और कॉलेज में भेजना चाहता है। रिचर्ड उसे समझाता है कि माइक एक अच्छा लड़का है, वो जहाँ पर भी जाएगा अच्छा ही करेगा। इस पर लोरेटा कहती है कि इसलिए मुझे उसके लिए बुरा लगता है।
बोन उसे पूरी तरह कंट्रोल करता है और वो चाहती है कि माइक अपनी मर्जी से फैसला ले, लेकिन हम सब बॉन के चंगुल में फंस चुके हैं। रिचर्ड ये सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। लोरेटा कहती है कि एक बार मैंने बॉन से डिवोर्स लेने की बात कही थी और वो गुस्सा हो गया। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने दोबारा इस बारे में सोचा भी तो वो मुझे जान से मार देगा। मैं हमेशा इसी डर में जीती हूँ, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ मुझे लगता है कि तुम मुझे इस नर्क से निकाल सकते हो। रिचर्ड लोरेटा की बातों को ध्यान से सुनता है, जिस पर लोरेटा कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ लोरेटा को कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाया जाता है। जेम्स उससे पूछता है कि आखिर उस दिन आपने क्या देखा। लोरेटा बताती है कि मैं वर्कआउट कर रही थी, जिसके बाद मैं नहाने चली गई। तभी बॉन बाथरूम में आया और उसने ऐसी बातें कही जिन्हें मैं कोर्ट में दोहरा भी नहीं सकती। जब थोड़ी देर बाद मैं नहाकर वापस आई तो मैंने बॉन की लाश देखी। मैं वहीं पर बैठ गई। तभी माइक आया और उसने मुझसे पूछा कि क्या ये मर चुका है। मैंने कहा हाँ। तब उसने एक गहरी सांस ली और कहा कि ये मैंने किया है। इस बयान के बाद रिचर्ड आगे बढ़ता है और लोरेटा से सवाल करता है कि जब वो बाथरूम में थी और बॉन ने उससे बहस की तो क्या माइक ये सब कुछ सुन रहा था, जिस पर लोरेटा कहती है कि शायद हाँ, वो उस समय घर पर ही था। रिचर्ड पूछता है कि जब बॉन उसे मारता था तो क्या माइक ने ये देखा था। लोरेटा फिर से कहती है कि शायद हाँ। इसके बाद जेम्स सामने आता है और कहता है कि इन सवालों से वो कुछ भी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं कि बॉन अपनी पत्नी को पीटता था। तभी रिचर्ड कई पिक्चर्स निकालता है और जूरी को दिखाता है जो लोरेटा की हैं, जिसमें बॉन की हत्या के दिन लोरेटा के शरीर पर चोटों के निशान थे। ये देखकर जूरी समझ जाता है कि बॉन अपनी पत्नी को पीटता था। माइक को ये सब अच्छा नहीं लगता था और जब वो बाहर जाता है तो कुछ समय बाद रिचर्ड को एक पुलिस ऑफिसर से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर उसने माइक की मदद की तो वो हमेशा के लिए जेल चला जाएगा। रिचर्ड फिर भी माइक का वकील बना रहता है, क्योंकि अगले दिन माइक को कटघरे में पेश किया जाता है, जहां रिचर्ड माइक से पूछता है कि क्या उसके पिता उसकी मां को पीटते थे, जिस पर माइक कहता है कि उसने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन वो हमेशा उनकी चीखें सुनता था। रिचर्ड पूछता है कि उस दिन जब बॉन की हत्या हुई उसने क्या किया। माइक कहता है कि जब वो उस दिन घर वापस आया तो उसने वही किया जिससे उसे गिरफ्तार किया गया। रिचर्ड पूछता है कि उसने अपने पिता को क्यों मारा, जिस पर माइक कहता है कि वो उन्हें बचपन से ही मारना चाहता था, क्योंकि वो हमेशा उसे और उसकी माँ को पीटता था, वो उसके साथ रेप करता था। ये बात सुनकर पूरी अदालत चुप हो जाती है, जिसके बाद एंजेला को बुलाया जाता है और जब एंजेला से पूछा जाता है कि क्या उस दिन फ्लाइट में बॉन ने माइक के साथ कुछ किया था, जिस पर वो ना में जवाब देती है। जेनेट जो उस पर शक करती है वो कहती है कि तुम कॉकपिट में अधिक समय बिताती थी और हमें इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि तुम पायलट की करीबी दोस्त थी। एंजेला इस पर चुप हो जाती है और कहती है कि उसे याद नहीं है कि उसने कितनी देर वहां बिताया था। इसके बाद जूरी ये समझ जाती है कि माइक शायद सच बोल रहा है और एंजेला को कुछ भी मालूम नहीं है कि आखिर फ्लाइट में क्या हुआ था। अब आज की कार्रवाई जैसे ही खत्म होती है, जेनेट बाहर आकर लोरेटा से मिलती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये बात पहले से पता नहीं थी कि तुम्हारा पति तुम्हारे बेटे के साथ क्या करता था। लोरेटा कहती है कि मुझे बाद में पता चला, जिस पर जेनेट कहती है कि तुम चुप कैसे हो, सबसे पहले लाश के पास तुम आई थी और माइक बाद में आया था। शायद तुमने ये सारी चीजें की हो और माइक तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। अब ये सुनकर लोरेटा भड़क जाती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद जेनेट रिचर्ड के पास जाती है और बताती है कि मेरे पास लोरेटा का कॉल आया था। उसने कहा है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं और मुझे लगता है कि लोरेटा झूठ बोल रही है। लोरेटा ने ही अपने पति को मारा है और उसका बेटा उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। ये कहानी बिल्कुल झूठ है कि वो अपने बेटे का रेप करता था। रिचर्ड कहता है कि शायद तुम सच कह रही हो, लेकिन अभी हमें माइक को बचाना होगा। अब अगले दिन कार्रवाई शुरू होती है। जेम्स कहता है कि हमारे पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं कि बॉन अपने बेटे का रेप करता था। फ्लाइट में भी हमने सारे लोगों से बात कर ली है। अगर वो घटना हुई होती तो वो तो 2 दिन पहले की थी और बॉन की हत्या 2 दिन के बाद हुई, जो कि पूरी प्लानिंग के तहत की गई है। अब इतना कहकर वो जूरी को फैसला करने के लिए बोलता है। तब रिचर्ड सामने आता है और बताता है कि एक बच्चा जिसने बचपन से ही अपनी माँ को पिता के हाथों पीटते और उसका रेप करते
देखा उस बच्चे के पिता ने न केवल उसकी माँ का बल्कि उसने अपने बेटे के साथ भी यही क्रूरता किया। बच्चे के लिए इससे मुक्ति का यही एक रास्ता था कि वो अपने पिता की हत्या कर दे और अपनी माँ और खुद को इस अत्याचार से आजाद कराए। उसने ऐसा ही किया, लेकिन हमने उसे जेल में डाल दिया। तो क्या वो उसे फिर से जेल भेजकर पीड़ा देना चाहते हैं या फिर आजाद करके एक नई जिंदगी जीने का मौका? रिचर्ड ये कहकर चला जाता है और सभी लोग फैसले का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब फैसला सुनाए जाने वाला था तब हम माइक को एक घड़ी का स्केच बनाते हुए देखते हैं। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां माइक को अपने पिता की लाश और उसकी मां को बैठे हुए दिखाया जाता है। माइक को लगता है कि उसकी मां ने उसके पिता की हत्या की है, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि उसकी मां जेल जाए। इसीलिए वो अपनी मां से कहता है कि वो दरवाजे पर जाए और सबको ये बताए कि उसी ने उसके पिता की हत्या की है। वो चाकू को पकड़ लेता है ताकि उस पर उसकी उंगलियों के निशान आ जाएं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। माइक के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए जाते हैं। जैसे वो बाहर आता है रिचर्ड उसे बधाई देने आता है। माइक उसे वो पेपर देता है जिस पर उसने उस घड़ी का स्केच बनाया था। रिचर्ड उसे देखकर समझ जाता है कि ये उसी की घड़ी है। माइक उससे पूछता है कि जब उसके पिता की हत्या हुई थी तब उसने रिचर्ड की घड़ी बिस्तर के नीचे देखी थी और यहाँ में पता चलता है कि रिचर्ड ने ही माइक के पिता की हत्या की थी। माइक रिचर्ड से गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। रिचर्ड उसे शांत कराता है। वो कहता है कि माइक के पिता उसकी माँ के साथ क्या क्या करते थे। वो हर रोज उसका रेप करते और उसे बेरहमी से पीटता था। रिचर्ड और लोरेटा का अफेयर चल रहा था क्योंकि लोरेटा को किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए था। जब माइक के पिता को इस अफेयर का पता चला तो उसने रिचर्ड को धमकी दी थी कि वो लोरेटा को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए रिचर्ड और लोरेटा ने मिलकर एक प्लान बनाया कि वो माइक के पिता को मार डालेंगे और केस को ऐसे पेश करेंगे कि लोरेटा ने उसे अपने बचाव में मारा है। अब उस दिन जब माइक के पिता घर आए तो लोरेटा ने खुद को पीटा ताकि उसके शरीर पर चोट का निशान बन जाए और तभी रिचर्ड आकर माइक के पिता को मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पर तुम आ गए। तुम जानते थे कि तुम्हारी माँ गुनहगार है, इसलिए तुमने सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। लेकिन माइक ने रिचर्ड की घड़ी को देख लिया था जिसे उसने छुपा कर रख लिया क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ रिचर्ड के साथ मिली है और ये सब वो उसे और खुद को बचाने के लिए कर रही है। क्योंकि माइक अपने पिता को अच्छी तरह से जानता था कि उसके पिता बचपन से उसके साथ और उसकी माँ के साथ क्या क्या करता था। अब एंड में माइक को रिहा कर दिया गया था। रिचर्ड और लोरेटा एक दूसरे को बधाई देते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।